स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का प्राइम डिबेट का मुद्दा कैबिनेट की घड़ी आई, दिग्गजों की नींद उड़ी। जी हां, राजस्थान में कैबिनेट गठन को लेकर कई मंथनों के बाद सभी कयासों पर और इंतजार पर विराम लग गया है। शनिवार को दोपहर 3:15 पर शपथ ग्रहण होगा। कैबिनेट में देरी के पीछे गुजरात फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। गुजरात में बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया। मंत्रिमंडल गठन को लेकर हुई देरी ने कई दिग्गजों की नींद भी उड़ा दी है। कांग्रेस कैबिनेट में देरी को निशाना बनाती रही। इसी मुद्दे पर आइए करते हैं चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कल होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन। कई उतार चढ़ाव के बाद कैबिनेट का सस्पेंस खत्म। सीएम के अचानक दिल्ली जाने से विधायकों की बढ़ी धड़कनें। गुजरात फॉर्मूला अपनाया तो कई दिग्गजों की हो सकती है छुट्टी। नए चेहरे पा सकते हैं कैबिनेट में ज्यादा स्थान। कैबिनेट की आई घड़ी, दिग्गजों की नींद उड़ी। तो सीधा चर्चा करते हैं। चारों मेहमानों को स्वागत के साथ आमंत्रित करते हैं प्राइम डिबेट में। पंकज मीणा, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। राजेंद्र आर्य, प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेंद्र जी स्वागत आपका। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आशुतोष जी आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ। निरंजन जी आपका भी स्वागत। पंकज मीणा जी, पहला सवाल आपसे। तो शुभ मुहूर्त आ गया है, यह बता दीजिए कि कितने मंत्री और कौन कौन मंत्री ले रहे हैं शपथ? देखिए, कितने मंत्री कौन कौन ले रहे हैं, उनका क्या पोर्टफोलियो होगा, ये जल्दी आप सबके सामने होगा। परंतु मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की जनता को एक ऐसा मंत्रिमंडल मिलेगा जो निश्चित रूप से जनता की सेवा को समर्पित होगा। जिस प्रकार से एक लो प्रोफाइल और जनता के प्रिय मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, वैसे ही कहीं ना कहीं मंत्रियों का चयन होगा। और ये पंकज जी अभी मतलब बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या मतलब बताने के लिए मना किया है या आपको खुद ही नहीं पता अभी प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी को? क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आए, 30 तारीख को कल मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ली जाएगी। थोड़ा बता दीजिए, कल तक क्यों छिपाया जा रहा है? पता नहीं है या मना किया है बताने के लिए? रविंद्र जी, वैसे भी मैं बड़ा स्पष्ट ही बात है कि ये मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और फिर भी अगर हम पुराने काल को देखें तो हमेशा जब मंत्रिमंडल का गठन होना होता है उसी वक्त मंत्रियों को डायरेक्ट सूचना दी जाती है और मंत्रिमंडल शपथ के समय ही पता लगता है कि कौन कौन मंत्री है। ये हम 2018 में भी देख चुके हैं, 2013 में भी देख चुके हैं, 2008 में भी देख चुके हैं और 2003 में भी देख चुके हैं। ये मंत्रिमंडल एक ऐसी चीज होती है कि इसकी लिस्ट कोई आउट नहीं होती कि 4 दिन पहले आउट कर दी जाए। तो ये एक सरकारी प्रक्रिया है और जिसको अभी कल जब शपथ ग्रहण होगा तब आप सब लोगों के सामने नाम आ जाएंगे। पर मैं इतना दावे के साथ ये बताइए ईमानदारी से, आपको लगता है ये, एक मिनट ईमानदारी से बताइए, ये सही समय पर हुई है? देरी तो नहीं हुई? नहीं, कतई देरी नहीं हुई है। इसको देरी कहना मैं समझता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। सीएम का ये जुडिक्शन होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का चयन करे और उनको स्वतंत्रता होती है कि अच्छे मंथन के साथ में जो मंत्रिमंडल का चयन करे। इसके लिए न तो कोई संवैधानिक समय की बाध्यता है और ना कहीं हमारे दिल्ली दौरे पर है, परंपराओं का हवाला देकर कहा जा रहा है कि फाइनल चर्चा नहीं। बिल्कुल, सीएम वे दिल्ली दौरे पे हैं और मैं ये समझता हूं कि सीएम के दिल्ली दौरे से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को कोई ना कोई अच्छा नतीजा ही मिलने वाला है। जैसे आपने देखा कि सीएम के शपथ ग्रहण के बाद में एक माहौल बनाया गया यहाँ पे कि 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो वहीं हमारे सीएम ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए घोषणा करी कि 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। राजेंद्र आर्य जी, माहौल बना दिया आपने, नहीं मिलेगा 450 में सिलेंडर। देखिए 450 में सिलेंडर भी मिल रहा है। 30 तारीख को अब कैबिनेट विस्तार कह लीजिए, गठन कह लीजिए, वो भी हो रहा है। और ये तो विशेषाधिकार प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का कि किसको बना रहे हैं, कितनों को बना रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो दे रहे हैं। इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, और देरी नहीं हुई है, धैर्य रखिए। देखिए, हम
हम कांग्रेस पार्टी नहीं, प्रदेश की जो 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और मैं एक बात कहूंगा रविंदर जी की, जहां तक मंत्रिमंडल चयन की बात है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर और दिल्ली के बीच में अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो चीजें अपने आप में साफ जाहिर होता है कि कहां से चीजें को नियंत्रित किया जा रहा है। मैं आपको कहता हूं कि 3 तारीख को जब राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया था, स्पष्ट जनादेश दिया था, क्या कांग्रेस और में उसके बाद में 12 दिन बाद कांग्रेस में क्या नहीं होता था? आपके मुख्यमंत्री क्या दिल्ली में नहीं पहुंचते हैं? देखिए, आप वर्तमान में बात कीजिए ना। आप अगर पिछली बातें करेंगे तो फिर आज की बात करनी पड़ेगी ना सर। रहेगी। हमको ये बताना पड़ेगा दर्शकों को कि अगर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले 4 उंगलियां जो आपकी तरफ आ रही है उसका भी जवाब दीजिएगा। नहीं, 12 दिन बाद कभी भी मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ राजस्थान में, और 26 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ कभी राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया था भाजपा को, उस जनादेश का स्पष्ट तौर पे एक तरीके से अपमान है कि जनता ने जनादेश दिया, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के अंदर जाके सुई अटक गई है। जो भाजपा अपने आप को जातिवाद से ऊपर मानती है, वो भाजपा जातीय समीकरणों को साधने में लगी हुई है। रविंदर जी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी आप भी अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो यही चीजें। पंकज जी, क्या ये सिलेंडर की जनादेश का अपमान किया है? मैं एक मिनट आगे बढ़ता हूं राजेंद्र जी, लेकिन जो कि आपने बड़ा आरोप लगाया, पंकज मीणा जी से जवाब लेता हूं, क्या ये जनादेश का अपमान किया है? रविंद्र जी, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को आप भी अच्छे से जानते होंगे। सुखाड़िया जी जब सीएम हुआ करते थे 67 दिन बाद में मंत्रिमंडल बना था, 67 डेज बाद में। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल कांग्रेस की जो एक हमेशा की आदत है कि पत्थर फेंको और भाग जाओ, ये इसी पे यहाँ डिबेट करते हैं। और राजेंद्र जी कह रहे हैं कि पिछली बातों की बात नहीं करनी, आगे की बात करनी है। हाँ, नहीं तो पिछली बातों का इन्होंने ही हवाला दिया कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो और अगर पहली बार इसको कहते हैं तो पहली बार ऐसा भी हुआ कि पिछले 5 साल के अंदर 72 दिन सरकार होटलों के अंदर रही, मंत्री गायब रहे, और उसी का परिणाम हुआ कि 26 में से 18 मंत्री हार गए। और न केवल हारे, बुरी तरह हारे, कई एक आध की जमानत जब्त हो गई, 3-4 मंत्रियों ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो कुल मिला के ये इसीलिए हुआ था कि एक गलत प्रोसेस से, गलत थॉट प्रोसेस के आधार पर मंत्रियों का चयन हुआ, और वो मंत्री केवल 5 साल अपनी जेब भरने का काम करते रहे, और किसी भी प्रकार से उन्होंने जनता की सेवा और जनता के भले के बारे में नहीं सोचा, और जिसका परिणाम हमने देखा। तो राजेंद्र जी, आप समझिए पंकज मीणा जी का ये कहना है कि चूंकि बीजेपी की अब सरकार है और आपके मंत्री जिस तरीके से हारे 18, 1.5 दर्जन, बीजेपी नहीं चाहती कि आगे चलकर ऐसा हो, और वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हालांकि पंकज मीणा तो नहीं कह रहे हैं कि ये देरी हुई है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं। देखिए रविंदर जी, पंकज मीणा जी क्या कह रहे हैं, ये कौन हारता है कौन जीतता है ये तय जनता करती है। हाँ। इनके नेता प्रतिपक्ष चुनाव हारे, इनके उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे, और इनके कद्दावर नेता नरपत सिंह राजवी जी की जमानत जब्त हुई। तो ये 3 तो एग्जाम्पल है। चौथे इनके प्रमुख जो प्रवक्ता थे, चीफ स्पोक्स पर्सन थे रामलाल जी शर्मा, जो हमारे सांसदों के नाम भी जोड़ आते रहे हैं अक्सर। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप जोड़ते रहिए। मैंने आपको 4 मुख्य चेहरे बता दिए, अब वो 4 चेहरे हारे। अब मैं आता हूं 450 रुपए के सिलेंडर पे। तो मेरी बात सुनिए सर, कि 500 रुपए में तो हम ऑलरेडी दे ही रहे थे ना, आपने कौन सा 50 रुपया घटा के उनके ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन आप ये बताइए ना कि पिछले 9 सालों के अंदर आपने गरीब आदमी को जो लूटा था महंगे सिलेंडर के नाम पे, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो 1150 तक गया, अब तो हालांकि 900 कुछ रुपए का आ गया सिलेंडर, लेकिन जो 1150 तक का सिलेंडर उज्ज्वला के लोगों को खरीदना पड़ा, जिसमें सिर्फ 20% लोग ही सिलेंडर भरवाते थे, 80% लोगों ने भरवाना बंद किया। और एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, राजस्थान में उज्ज्वला के 76 लाख लाभार्थी हैं। 70 लाख मत कहिए, 6 लाख के नाम आपने किस लिए काट दिए, यह भी आपको बताना पड़ेगा। और ये जो नहीं सर, 70 लाख, एक मिनट सर, सिलेंडर की चर्चा आप कर रहे हैं तो जल्दी से इसको समअप कर लेते हैं। 70 लाख तो सर वो हो गए, कर लीजिए, जो वो 70 लाख तो वो हो गए जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उसमें 5-6 लाख के आसपास बीपीएल कार्डधारी हैं। अच्छा पंकज मीणा जी, सवाल का जवाब भाई, 9.5 साल आपने क्यों कुछ राहत नहीं पहुंचाई? 70 लाख करते हो, और अभी एक मिनट ठीक है सर, पंकज मीणा जी
क्यों भाई 9.5 साल तक कोई राहत नहीं दी? और दूसरी बात ये जो राजेंद्र आर्य जी नहीं बता रहे, क्योंकि अपनी बात कोई नहीं बताता है, 5 साल की सरकार में 4.5 साल में जब अप्रैल का महीना आ गया, 3-4 महीने आपने यहां पे सिलेंडर की सौगात दी। अरे हमने दी ना। बिल्कुल रविंद्र जी, 50 रुपए का मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ 50 रुपए का नहीं रविंद्र जी मैं फिर एक बार रविंद्र जी मैं फिर आपसे आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहूंगा, क्या वाकई इन्होंने दी? अप्रैल में इन्होंने केवल घोषणा की थी, घोषणा करने के बाद में मुश्किल से 5% लोगों को दिया। इन्होंने अप्रैल में घोषणा करी कि जून से देंगे, और जून से भी मिलना शुरू नहीं हुआ। डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। और जहां तक बात है 500 रुपए सिलेंडर देने की, 2 बार में 500 रुपए सिलेंडर देने की जो जहां तक बात है, राजेंद्र सिलेंडर के 400 रुपए तो केंद्र सरकार भुगत रहा है। आपने किया क्या? तो ये चीज आप भुगत रहे थे तो बता देते ना। हमने बताया ना, किया नहीं। जब हमने बताया तब आपने मतलब पंकज मीणा जी, ये भुगतना क्या होता है? मतलब जनता को राहत आप दे रहे हो तो भुगतना हो गया? देश के लिए किया था। और ये राजेंद्र आर्य जी, आज आपने तस्वीरें देखी होंगी, प्रदेश भर की महिलाएं पहुंची सीएमआर में, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वादा निभा रहे हैं। उन तस्वीरों को अगर उन तस्वीरों को जूम करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो उज्ज्वला की लाभार्थी है या किसी और तरीके से लाई गई महिलाएं हैं। आप जूम करके देख लीजिए। जूम करके तो राहत शिविर जो लगता था ना उन्होंने कांग्रेस का, उसको भी देखा था। मैं फिर बोल रहा हूं आपको। हाँ। रविंदर जी, आप सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि ये मुझे क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? और चलता है, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट का आप देख लीजिए ना, मैं तो देख रहा हूँ पूरे दिन से। तो हमने वो भी देखा था ना, हमने तो वो तरीके से, ठीक है, हमने तो डिजाइन बॉक्स भी देखा था, हमने तो वहां पर राहत शिविर भी देखा था। अब आशुतोष रावत सर ये बताएं, आज आप वर्तमान की बात कीजिए। अच्छा ठीक है सर, वर्तमान की बात में आ रहे हैं। आज के घटनाक्रम पर आशुतोष जी बताइए। पहले खबर और जानकारी आती है कि मुख्यमंत्री राजभवन में मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल से, फिर यह खबर आती है कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो रहे हैं, फिर यह जानकारी मिलती है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मेरा सवाल यह होगा, इस घटनाक्रम को बताइएगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसको जरा दर्शकों को बता देते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। तो डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जो कि कार्मिक विभाग ने मंजूर कर लिया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, यानी समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने अप्लाई किया था, जो कि मंजूर कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक पहली खबर हमने आपको यह दिखाई कि 31 दिसंबर को मुख्य सचिव उषा शर्मा रिटायर होने वाली हैं, आज उनकी फेयरवेल पार्टी थी। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही कि डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है कार्मिक विभाग की तरफ से। तो बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से। तो 2 महत्वपूर्ण पोजीशन होती हैं, एक आईएएस और एक आईपीएस के मद्देनजर किसी भी प्रदेश में, चाहे आईएएस के मद्देनजर देखें तो ये बड़ी खबर और बड़ी पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव की। और आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, एक तो ये कि डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है, और दूसरी बात ये कि अतिरिक्त प्रभार यहां पर सौंप दिया गया है दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को। तो ये तो जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और सवाल मेरा आशुतोष जी फिर से चर्चा में आते हैं। आज जो घटनाक्रम रहा, पहले खबर राज्यपाल से मिलने की, फिर दिल्ली जाने की, फिर हुआ कि कल तो मंत्रिमंडल गठन होना है, फिर यह खबर आ रही है कि 2 दिन बाद पोर्टफोलियो का भी पता चल जाएगा। ये जो सब चल रहा है, 3 तारीख को नतीजे और 30 तारीख को कैबिनेट विस्तार या गठन कह लीजिए, कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? देखिए रविंद्र जी, आज दिन भर का जो घटनाक्रम है उसको आप देखें या पिछले 15 तारीख से और आज लगभग 14 दिन हो गए उस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक चीज हमको बिल्कुल साफ शीशे की तरह दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेने में कहीं ना कहीं किसी परेशानी या उलझन है, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा होमवर्क करना चाहते हैं और इतना ज्यादा फ्रेमवर्क पर काम करने में बिलीव कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुंजाइश शायद इस मंत्रिमंडल के बाद में आक्रोश के तौर पर दिखाई नहीं दे। मुझे लग रहा है कि एक बड़ी नेता जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वो शायद वो खेमा अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है या मजबूर कर रहा है कि वो अपने निर्णयों पर बार बार सोचे। क्योंकि 3 बजे आज दिन भर में खबर चली कि गवर्नर साहब से मिलना है। गवर्नर साहब से मिलने का सीधा सा मतलब था कि वो मंत्रिमंडल के लिए गवर्नर साहब को प्रस्ताव रखते हैं, समय
लेकिन उनको वो दौरा छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी नाम पर शायद पेच फंसा है। अब यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में यह ज्यादा होमवर्क होने की एक्सरसाइज है, या वाकई कोई बड़े नेता की तरफ से कुछ बड़ी उलझन पैदा की जा रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कारण जरूर है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद, उम्मीद इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि कल मंत्रिमंडल गठन के लिए हालांकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये उलझन अगर दूर नहीं हुई तो शायद। ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल। देखिए, जो बड़ी खबर आज राजस्थान के लिहाज से एक और है वो ये, हम इस पर थोड़ी और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर को तुरंत अभी ब्रेक किया है और जानकारी लेते हैं। तो विष्णु, डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर और अब अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी खबर है और राजस्थान के प्रशासन की यदि मैं बात करूं तो एक बड़ी खबर आ रही है कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने आज अचानक से ये जो वीआरएस लेने का फैसला था वो लिया था और साथ में जो कार्मिक विभाग यानी राजस्थान सरकार ने इस पर मोहर भी लगा दी है। उमेश मिश्रा को 2 साल के लिए डीजीपी राजस्थान का बनाया गया था, जबकि अशोक गहलोत की सरकार में उमेश मिश्रा को अक्टूबर 2022 में आगामी 2 साल के लिए डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया था और 27 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी का जो पदभार था वो उमेश मिश्रा को संभालना था। ये 89 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और काफी जो एक ईमानदार छवि थी, एक दबंग छवि थी, वो उमेश मिश्रा की थी। लेकिन अब जो है उन्होंने वीआरएस ले लिया और हाथों हाथ ही यानी सरकार ने भी इस वीआरएस पर मंजूरी दे दी है। साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अभी जो डीजी होमगार्ड है उत्कल रंजन साहू, जो कि भाजपा की सरकार में आंख नाक कान यानी कि इंटेलिजेंस की जो बागडोर संभालते थे, उनको कार्यवाहक डीजीपी का एक जो पदभार संभाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि उमेश मिश्रा के बाद में जो एक सीनियरिटी में यदि कोई अधिकारी आते थे तो वे उत्कल रंजन साहू थे। बेहद सादा सरल जिनका साहू यूआर साहू भी इनको कहा है। यूआर साहू की बेहद सादगी वाली बहुत ईमानदार एक छवि है जिनको ये कार्यभार सौंपा गया। तो राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर है कि उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है। जी बिल्कुल। और ये बाकायदा इस संबंध में ऑर्डर भी जारी हुआ है और इस कार्मिक विभाग के ऑर्डर में दोनों ही चीजों को मेंशन किया गया है। आप थोड़ा और जानकारी दें विष्णु, जो अतिरिक्त प्रभार अभी संभालेंगे साहू जी। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नहीं, आमतौर पर पहले माना जा रहा था कि जिस तरह से सरकार शपथ लेगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो संभवतः सबसे पहले मुख्य सचिव या डीजीपी का बदलाव होगा, लेकिन ऐसा भजनलाल शर्मा ने नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अब आज ये आई है कि डीजीपी ने आज वीआरएस ले लिया। तो इसके पीछे हालांकि जो वजह है उमेश मिश्रा ने बताई गई कि पर्सनल रीजन यानी निजी कारणों की वजह से उन्होंने तो विष्णु मतलब आज ही वीआरएस के लिए अप्लाई किया और फिर ये मंजूरी अभी आज ही हो गई। देखिए, माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने पहले अप्लाई किया होगा, लेकिन इस तरह की खबरें जो थी कहीं पे भी नहीं आई थी। लगातार हम डीजीपी उमेश मिश्रा से बातचीत करते थे, लेकिन कहीं भी इस तरह की सुगबुगाहट नहीं थी कि उमेश मिश्रा किसी भी तरीके से वीआरएस लेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में 3 दिन के लिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ है माफिया के खिलाफ राजस्थान में, वो कल से ही शुरू हुआ था। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के। इस खबर को ब्रेक करने के लिए वापस चर्चा में लौटते हैं क्योंकि ब्रेकिंग खबरें आज बहुत ज्यादा आ रही हैं और कल भी निकलकर सामने आएंगी कि किस किस विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। और जैसा लगातार पंकज मीणा जी बता रहे हैं कि यह तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। चलिए, हमें मत बताइए पंकज जी, उन विधायकों को फोन तो जा चुके हैं जिनको कल नए कपड़े पहनकर आना है शपथ देने के लिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। मतलब उनको फोन कर दिए विधायकों को ना। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल देखेंगे। अच्छा, संख्या तो बता दीजिए। 20 बहुत अच्छा मंत्रिमंडल देखेंगे। 20 मंत्री बनेंगे कल। रविंद्र जी, ये सब कयास है और समय से पहले कोई चीज का मैं समझता हूँ कि सरकार में रहते हैं हमारे कयासों पर मोहर लगती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी पत्रकारिता की और न्यूज़ 18 की बिल्कुल न्यूज़ 18 राजस्थान ठीक है, चिन्ह लगाता, बहुत विश्वास है। मैं निरंजन पोद्दार सर का रुख करता हूं। निरंजन जी, मैं जोड़कर देखता हूं डीजीपी के वीआरएस को और उषा शर्मा जी की सेवानिवृत्ति को भी और कल होने वाले
कैबिनेट विस्तार को भी। थोड़ा बताइए सर, नया साल और सब कुछ नया नया। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से सत्ताएं बदलती हैं या यूं कहें कि निजाम बदलता है, तो उनके जो इर्द गिर्द उनके जो दाएं बाएं होते हैं उनके अंदर भी परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं या जो डीजीपी होते हैं वो प्रथम आईएएस और प्रथम आईपीएस होते हैं, और उनका विश्वस्त, सरकारों का विश्वस्त होना अति आवश्यक है। और इस तरीके से आपने जैसे पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि भाई इनको कहीं ना कहीं बदला जाएगा, तो यहां पे स्वेच्छा से ही वो जब सेवानिवृत्ति ले ली है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और यहां पे सरकार की किरकिरी भी नहीं होती है। अब बात आती है मंत्रिमंडल विस्तार की। देखिए रविंद्र जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार विलंब होता जा रहा था, मैं इसको कहूंगा, अपने राजस्थानी के अंदर कहा जाता है कि ज्यों ज्यों बिगत कामड़ी त्यों त्यों भारी होए, और जिस तरीके से विलंब होता जा रहा था मैं कदाचित भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनता जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज समाचार आ गया कि कल पहला मंत्रिमंडल विस्तार, मैं आपको ये चीज और बता रहा हूं कि ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द आपको दोबारा दिखाई देगा। तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार जैसे कल का समय निर्धारित हो गया, तो इसको हम यूं कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। अब जैसे चर्चा चल रही है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विलंब होने का मेन कारण यह है कि जो केंद्रीय आला कमान ये चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक नई राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत की है, यानी कि 16 घंटे काम करने वाले लोगों को आगे लाओ, और जिस तरीके से अभी मंत्रियों की संख्या है उसके अंदर कनिष्ठ और वरिष्ठ, और इसके अंदर भी आपको मैं बता दूं, मेरे को जो स्पष्ट नजर आ रहा है या जो लोगों से पता चल रहा है रविंद्र जी, कि इस बार ये जिस तरीके से जो क्षेत्रवार है उनको पूरे राजस्थान को इसके अंदर प्रतिनिधित्व देंगे। अगर जिस तरीके से मैं बात करूं तो शेखावाटी क्षेत्र जो है वहां बीजेपी पिछले कई वर्षों से कमजोर रही है, और इस बार भी आपने देखा होगा कि झुंझुनू की जो नवलगढ़ विधानसभा सीट है वो जिस तरीके से 15 साल के समझ लीजिए सूखा उन्होंने समाप्त किया विक्रम सिंह जाखड़ ने, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के नाम, क्योंकि ये चूरू से भी सीमा लगती है, इधर मंडावा जो सीट हार गए, इधर सीकर से भी सीमा लगती है, इधर गुढ़ा से उदयपुरवाटी से भी सीमा लगती है, तो एक केंद्रीय, तो कहने का तात्पर्य इस तरीके के कई नाम आपको चौंकाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि शायद ये लिस्ट बनने में इतना विलंब इसमें इसीलिए हुआ कि जिससे वरिष्ठ नाखुश ना हो और कनिष्ठ जो है उनको इसमें विशेष अवसर मिले। क्या आपको लगता है आशुतोष जी, नाखुशी दूर कर ली गई है और जो खुश करना था वो पूर्ति हो चुकी है? और दूसरी बात यह भी कि दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जरा देख लिया जाए कि भाई कहां नाराजगी है, कहां कमी पेशी रह गई है, फिर उसको दुरुस्त कर लिया जाए। ऐसा लगता है आपको आशुतोष जी? कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ जो मंत्री बनेंगे उनकी खुशी भी काफूर हो जाएगी जब उनको काम करना पड़ेगा, और यहाँ जो मंत्री नहीं बन पाता है वो भी अपनी नाखुशी पब्लिकली तो जारी नहीं कर पाता है, वो भी मिठाई खाता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मैं निरंजन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शायद कल एक छोटा मंत्रिमंडल हमको देखने के लिए मिले, और दोबारा से एक बार कुछ दिनों के बाद में एक बार फिर से हमको मंत्रिमंडल विस्तार देखने के लिए मिले। क्योंकि जिस तरह के फॉर्मूले की चर्चा राजस्थान के अंदर की जा रही है कि युवा चेहरे भी चाहिए और साथ में कुछ अनुभवी लोग भी, तो इस अनुभवी लोगों के नामों पर मुझे लगता है कि ज्यादा पेच फंसा हुआ है। युवाओं के चेहरे पर शायद इतना विरोध वाली स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि शायद एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जिसकी एवरेज एज भी। राजेंद्र आर्य जी, एक बात है, कहावत है कि अपने विपक्ष की अच्छाइयों को भी आत्मसात करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप विपक्ष की अच्छाइयों को इसको अच्छाई के तौर पर देखते हैं या नहीं देखते हैं। आपकी तरफ से इस तरह के प्रयोग आखिर क्यों नहीं किए जाते कि अचानक से चौंका दिया जाता है सबको, और कई बार ये प्रयोग सफल भी होते हैं? अभी तक आपके राजस्थान में ऐसा नहीं है, के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत होगा ना, उस दिन नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 बार के विधायक भी है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, ऐसे तमाम विधायक है। और हम चाहते हैं कि अनुभवी लोग आए तो ब्यूरोक्रेसी पे भी नियंत्रण होगा, क्योंकि नए लोगों के आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है कि कार्य पद्धति को समझने में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अभी क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। सिर्फ जयपुर के 50 किलोमीटर की रेडियस से सारे लोगों को उठा लिया है, तो
पूरा राजस्थान बहुत बड़ा है, एक तरफ से दूसरे कोने पे जाने में 750-800 किलोमीटर लगते हैं, तो ये चीजें देखने वाली है। आखिरी कमेंट दे दीजिए, आपने राजस्थान मतलब जयपुर का 50 मिनट आपने जो जल्दी सुनिए, एक न्यूज आपने अभी फ्लैश की थी कि डीजीपी उमेश मिश्रा जी ने वीआरएस ले लिया, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये मुझे वीआरएस नहीं लगता, ये सीआरएस लगता है किसी तरीके से। जिस तरीके से उनके 10 महीने बाकी पड़े थे, तो उनको एक सम्मानजनक चीज होनी बात चाहिए। कीजिएगा जरा जाकर, आपकी तो सरकार में ही बने थे, बात कीजिएगा उनसे, कहिएगा खुलकर इस बात को रखें, क्योंकि अब तो आप नहीं, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, उनका आत्मा, अंतरात्मा जो है रिटायर होने के बाद जागती है, नौकरी जब उनकी खत्म हो जाती तब जागती है। वो तो आप पूछिएगा ना, बड़े पत्रकार आप पूछिए। हाँ नहीं, वो आप बात रखिएगा ना, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जिस दिन आप हारे थे, तो आप ही के नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आपको राजनीति नजर आएगी। सचिव जी ने क्या कहा था? अच्छा जल्दी से पंकज मीणा जी, एक जल्दी से 15 सेकंड बता दीजिए भाई। राजस्थान के मंत्रिमंडल मतलब 50 किलोमीटर का जयपुर का रेडियस नहीं है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें ना केवल भौगोलिक रूप से, और एक चीज और, ठीक है बता दिया, एक चीज और, ये जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि भाई हमें फोन आने वाला है, जिनके फोन नहीं बजेंगे उनको क्या सांत्वना देना चाहेंगे? पार्टी की उसकी भी प्रक्रिया है, पार्टी निश्चित रूप से उन लोगों से बातचीत करेगी। अच्छा। और उनको बेहतर काम देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने बता तो दिया कि कम से कम पार्टी ये जानती है कि कौन कौन से लोग नाराज हो सकते हैं और किन लोगों को मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मीणा जी, आशुतोष जी और निरंजन जी। थोड़ा समय आज इस ब्रेकिंग के चलते कम हुआ। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम डिबेट में अभी इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।